प्यारे बच्चों, आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अध्याय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसका नाम है निषेचन, जिसे अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। निषेचन नर व मादा युग्मकों का एक दूसरे में संलयित होकर युग्मनज अर्थात जाइगोट का बनना निषेचन कहलाता है। भाई, नर और मादा युग्मक हमने कैसे बनते हैं पहले समझ लिया है। नर युग्मक लघु बीजाणु जनन के द्वारा बनते हैं, मादा युग्मक गुरु बीजाणु जनन के द्वारा बनते हैं। तो परिभाषा हुई, नर व मादा युग्मकों का एक दूसरे में संलयित होकर युग्मनज अर्थात जाइगोट का बनना निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसे आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। नर युग्मक परागकण होता है। ये परागकण की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, टू सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसमें प्रत्येक नाभिक एक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम रखता है, अगुणित। इसी तरह से ये मादा युग्मक जो भ्रूणकोश कोश होता है, उसकी पूरी संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। उसमें नीचे माइक्रोपाइल साइड की ओर ये 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें मध्य की कोशिका एग सेल है, अंड कोशिका भी कहते हैं, और ये साइड में 2 कोशिकाएं सिनर्जिड सेल है या सहायक कोशिकाएं हैं। दूसरी ओर 3 कोशिकाएं इसके विपरीत दिशा में है, जिनको हम प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल कहते हैं, और बीच में 2 केंद्रक इसमें आपस में पड़े हुए हैं, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नर युग्मक का जनन कोशिका का जो जनन केंद्रक है, ये वाला एक नरी जनन केंद्रक और एक एग सेल आपस में संयोग करके आपस में मिलकर एक जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं, जो प्रकृति में द्विगुणित हो जाता है। एक एक्स इधर से आया और एक एक्स इधर से आया। आधे गुणसूत्र यहाँ से आ गए और आधे यहाँ से आ गए, और यहाँ पर फिर पुनः पूरे हो गए। ये कह सकते हैं कि जो जाइगोट का बनना है, ये भ्रूण की सबसे पहली अवस्था है। अब बात आती है निषेचन के प्रकार की। निषेचन होता कितने प्रकार का है? निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक या नेचुरल और दूसरा कृत्रिम या आर्टिफिशियल। बच्चों, जो प्राकृतिक निषेचन होता है उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन कृत्रिम जो निषेचन होता है वो एक विशेष क्रिया के द्वारा होता है, अधिक गुणवत्ता के पौधों को प्राप्त करने के लिए होता है। उसमें विपुंसन या इमेस्कुलेशन की क्रिया कराई जाती है। अब ये विपुंसन या इमेस्कुलेशन क्या है, उसे मैं भी थोड़ा बताता चल रहा हूँ आपको। ये हमारा एक कंप्लीट फ्लावर है, ये आप जानते हैं, ये इसका मादा जनन अंग है, जिसको जायांग कहते हैं। ये पुंकेसर, पुमंग, और ये दलपुंज, और ये बाह्य दलपुंज। तो हम प्राकृतिक रूप से तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम कृत्रिम रूप से कोई छेड़छाड़ करते हैं, जब हम विपुंसन कराते हैं, तो उसमें ये जो स्टेमन है, ये वाले तंतु, इनको अपरिपक्व अवस्था में हटा दिया जाता है। अर्थात विपुंसन क्या हुआ? कृत्रिम रूप से पुष्प के पुंकेसरों को अपरिपक्व अवस्था में हटा देना। तो इस क्रिया को हम विपुंसन या इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक इमेस्कुलेटेड फ्लावर दिखाया गया है। पहला फ्लावर द्विलिंगी हो गया था, लेकिन हमने इसका नर जनन भाग रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, और अब ये शेष बच गया है इसका केवल मादा भाग। अब हम वांछित जिस जाति के पुंकेसर से हमें इसको फर्टिलाइज कराना है, उनको अपनी इच्छा के अनुसार इसकी वर्तिकाग्र पर लाकर डाल सकते हैं, तो ये कृत्रिम निषेचन हो जाएगा। इसके बाद निषेचन की क्रिया पर हम ध्यान देते हैं कि निषेचन की क्रिया क्या है। बच्चों, निषेचन की जो क्रिया है उसके
दो चरण होते हैं। पहला है सामान्य या वास्तविक निषेचन, इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा द्वितीयक निषेचन या ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन, ये दूसरे प्रकार का चरण है। अब हम जब पहली बात करते हैं सामान्य या वास्तविक निषेचन या सत्य निषेचन की, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रथम नर केंद्रक है, इस परागकण से जो केंद्रक प्रथम नर केंद्रक बनता है, उसका अंड कोशिका में संलयित हो जाना, मिल जाना और मिलकर युग्मनोज या जायगोट का बनना। तो ये तो हुआ वास्तविक निषेचन। दूसरे नंबर पर आता है द्वितीय निषेचन। द्वितीय निषेचन में द्वितीय नर केंद्रक का भ्रूण कोश के द्वितीयक केंद्रक में संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करना। ये जो द्वितीय निषेचन है, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इसकी खोज नवाशीन नाम के वैज्ञानिक ने 1898 में की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवाशीन नामक वैज्ञानिक ने ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन की खोज की थी 1898 में। अब हम इसको चित्रों के माध्यम से समझेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एक नर युग्मक जिसको हम परागकण कहते हैं। ये एक्साइन, इंटाइन, ये छोटी कोशिका नर जनन कोशिका है इसमें, और ये वेजिटेटिव सेल है या कायिक सेल है। तो नर जनन सेल में एक नर जनन केंद्रक पाया जाता है। इसी अवस्था में यह परागण की क्रिया के द्वारा जायांग की वृत्तिकाग्र के ऊपर चला जाता है। इस क्रिया को परागण कहते हैं। इसे हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। ये परागकण जब इस वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इनमें एक विशेषता पाई जाती है कि इस वृत्तिकाग्र पर एक केमिकल स्रावित होता है। वो केमिकल केवल अपनी ही जाति के परागकणों को स्वीकार कर पाता है, अन्यथा जो दूसरे परागकण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें अपने को पहचानने की क्षमता भी पाई जाती है। अब जैसे ही ये वृत्तिकाग्र के ऊपर डलता है तो मैंने अगले चित्र के माध्यम से परागकण की रचना में परिवर्तन दिखाया है। इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि परागकण की मैंने एक्साइन नहीं बनाई है। ये इसी तरह से ये यहाँ पे एक्साइन परत है, अंदर इंटाइन, ये कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका। जो हमारी जनन कोशिका है उसका केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। पहले भाग को जो आगे होता है उसे नलिका केंद्रक कहते हैं। ये जनन नलिका को बनाने का काम करता है, या यूं कह सकते हैं कि इस वृत्तिका के अंदर के जो टिश्यू है उस टिश्यू को गलाने का काम करता है और एक नलिका बनती हुई चली जाती है। और उसमें पीछे पीछे नर केंद्रक आता है। जैसे ही ये नलिका, ये जनन नलिका यहाँ माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के पास जाती है, चूंकि यहाँ पर ये नीचे का भाग फूला हुआ अंडाशय कहलाता है और इसके अंदर का ये भाग, ये पूरा का पूरा भाग, ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल के अंदर भ्रूण कोश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये केंद्रक की संख्या 3 हो गई है। हुआ क्या है कि सबसे अगला जो केंद्रक है यहाँ आते आते, जिसे हम नलिका केंद्रक कहते हैं, ये नष्ट हो जाता है और जो पीछे नर केंद्रक चल रहा था वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक पहला प्रथम नर जनन केंद्रक और दूसरा द्वितीय नर जनन केंद्रक। जो पहला नर जनन केंद्रक है वो माइक्रोपाइल के पास ही उपस्थित, यहाँ बड़े चित्र में हम देख सकते हैं, माइक्रोपाइल के पास ही उपस्थित ये एक बड़ी सेल दिखा दी गई है। यहाँ पे ये साइड में इसके ये दो सेल, ये सहायक कोशिकाएं हैं और मध्य की कोशिका एग सेल है। तो पहला नर जनन केंद्रक इस एग सेल के साथ संयोग कर लेता है। ये एग सेल का केंद्रक है और ये नर जनन केंद्रक है प्रथम, और ये एक 2x स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक द्विगुणित स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी से जाइगोट का निर्माण होता है।
ये ध्यान रखने की बात है। तो इसे हम वास्तविक निषेचन कहते हैं। इसमें प्रथम जनन केंद्रक और अंड कोशिका आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, तो ये हुआ वास्तविक निषेचन। अब बात करते हैं द्वितीय निषेचन की, या अवास्तविक निषेचन की, या ट्रिपल फ्यूजन की, जिसकी खोज नवाशीन ने की थी। इसमें क्या होता है कि जो द्वितीय नर केंद्रक जो प्रथम नर केंद्रक के ठीक पीछे रहता है, वो भ्रूण कोश के अंदर से होता हुआ भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित ये जो दो केंद्रक हैं, जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं, या पोलर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है इसको, उसके साथ जाकर संलयित हो जाते हैं। तो यहाँ दो केंद्रक थे पहले, और एक केंद्रक और आ गया, और ये त्रिगुणित स्ट्रक्चर बन गई है। तो द्वितीय निषेचन में क्या हुआ, द्वितीय नर केंद्रक और द्वितीय केंद्रक दोनों आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद एक त्रिगुणित रचना बनाते हैं, जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। अब सवाल इस बात का है, भ्रूण कोश क्या है? इसको अंग्रेजी में हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये जो भ्रूण कोश है, ये यहाँ पर जो जाइगोट बना है, ये आगे आने वाले समय का भ्रूण है। इस बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देने का कार्य ये त्रिगुणित भ्रूण कोश करती है। भ्रूण पोष, यहाँ मैं गलत लिख गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। भ्रूण पोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला, भ्रूण को पोषण देने वाला, ये बार बार विभाजित होकर इस बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने निषेचन, उसके प्रकार, विपुंसन और निषेचन की पूरी क्रिया समझी और देखी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के मस्तिष्क में ये बात आसानी से घर कर गई होगी कि निषेचन की पूरी क्रिया किस प्रकार से होती है। धन्यवाद।